नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो रिलेटेड टू इंस्पायर फेलोशिप है, रिलेटेड टू एनी फेलोशिप है, वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की बात करें हम, उससे रिलेटेड भी ये जो है वीडियो आज का मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना सपोर्ट किया है चैनल को। और कमेंट सेक्शन में स्पेशली आपने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने पूछे हैं। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि उनका जवाब दे सकूं, उनका सही जवाब आपको दे सकूं। फेलोशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इंस्पायर फेलोशिप की कॉल जो है वो कब आने वाली है 2020 के लिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो डीएसटी के हाथ में हैं। डीएसटी जो है वो डिसाइड करेगी, इंस्पायर कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफिकली डिसाइड करेगा कि ये जो कॉल है कब ओपन की जाएगी। और आपको पता ही है कि कोविड-19 के केसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में डिले हुई हैं। तो मे भी हो सकता है कि ये वन ऑफ द रीज़न रहा हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है डीएसटी की वेबसाइट पे जाएं और अपने आप को अपडेटेड रखें। वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आती है, डीएसटी कॉन्स्टेंटली नोटिफाई करता रहता है कि अगर कोई नई कॉल जो है फेलोशिप की आई है तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी और वेबसाइट्स होती हैं जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड होती हैं और वो भी इंफॉर्मेशन आपको देती रहती है। आप उन वेबसाइट्स पे रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको जो है ईमेल नोटिफिकेशन उन स्कॉलरशिप की आ जाएगी। तो बट ये तो अनफॉर्चुनेट है दोस्तों कि इतनी चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन ये सबके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है और इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें स्ट्रांग रहना है और जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रह के जो है अपने अपने जो डिसीजन है वो लेने हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करनी है। तो उसी से रिलेटेड जो है दूसरा क्वेश्चन जो था कि अगर इंस्पायर फेलोशिप के लिए जिस तरह से कॉल आ जाती है तो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, आपका एक मेंटर होने चाहिए, आपकी एक लैब होनी चाहिए जहाँ पे आप वो फेलोशिप अवेल करें। तो मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हमें कोई अननोन सुपरवाइज़र है जिसे हम कांटेक्ट करेंगे, वो क्यों हमें जो है हमारी लैब में अपनी लैब में क्यों हमें जो है एज ए पीएचडी कैंडिडेट वो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उनको अप्रोच कैसे किया जाए, और अगर सक्सेसफुल नहीं होती है तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का इन फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो वन ऑफ द सब्सक्राइबर जो हैं हमारे बेसिक साइंस सीरीज़ के, उन्होंने ये सवाल पूछा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगा और मुझे लगा कि इसके ऊपर डिस्कशन मुझे करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मेरी राय तो ये है कि देखिए, जब भी इस तरह की कोई भी फेलोशिप कॉल आती है या आपने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है, मेंटर ढूंढना है, किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हो, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने कांटेक्ट कैसे करना है और ताकि जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो, आपको रिस्पांस मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रिस्पांस ही नहीं आता है। आप अप्लाई करते हैं, आप ईमेल लिखते हैं, आपको रिस्पांस ही नहीं आता है। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद जब वो अपना रिजल्ट देखते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा या हम फ्यूचर में किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दोस्तों, यूजुअली जो है आप देखेंगे कोई सिलेबस नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप फॉलो करेंगे। हाँ, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करती हैं।
तो मैं कहूँगा कि ये कम्युनिकेशन के एरिया में आएगा कि आपने कम्युनिकेट करना है किसी साइंटिस्ट के साथ, किसी रिसर्चर के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस एरिया में मैं इसको डालने की कोशिश करूंगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो उसके कुछ एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होंगे कि किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है। तो इसको मैं डिस्कस स्टेजेस में करूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से इन सारी स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, उसका जो सही मतलब है वो आप तक पहुंचे। तो मेरी जो कोशिश ये रहेगी दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले स्टेज 1 अगर मैं कहूं तो इसमें यह होगा कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर कोई स्टूडेंट है जो इस तरह की फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो खासकर जो है मास्टर्स स्टूडेंट्स होते हैं। अब मास्टर्स तक जो है वो रिसर्च में कंट्रीब्यूशन या किसी पर्टिकुलर एरिया में फोकस, वो थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि मुश्किल होता है, क्योंकि अभी अभी जो एक्सपोजर होता है स्टूडेंट का और वो टेक्निक्स सीख ही रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस वक्त अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, तो आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस उसी डायरेक्शन में जाएगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा दोस्तों कि आप जो है उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगी वो फोकस्ड होगी। और कभी भी आप अप्लाई करेंगे स्पेशली फैकल्टी पोजीशंस के लिए या कुछ और रिसर्च पोजीशन के लिए, तो आपको जो है बहुत आसानी से उस स्पेसिफिक एरिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहली बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना एरिया डिसाइड कर लीजिए। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग एरिया जो हैं उनके स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी बहुत सारे जो एरियाज हैं उनमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिक एरिया, कुछ लोग होते हैं कि मुझे बायोलॉजी में न्यूरोसाइंसेस के ऊपर काम करना है, तो उनका फोकस शुरू से ही न्यूरोसाइंस पे रहता है। दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे अपने अपने एरिया को फोकस करते हैं कि मुझे जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करना है, कि मुझे क्रिस्पर सिस्टम पे काम करना है, बस उनका ये फोकस रहता है। तो इस तरह से आपको जो है अपना माइंड जो है प्रिपेयर करना है। तो अगर आपने ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया है, आपको अभी जो है नॉलेज नहीं है कि अब मैं किस एरिया में जाऊं, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे न्यूरो साइंस पे कुछ करना है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ करना है, फिजिक्स वालों ने सोचा कि बायोफिजिक्स में कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी जो है सोच हो जाती है, तो ये स्टेज 1 मैं कहूँगा जहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं इस एरिया में काम करूँगा या इस एरिया में काम करूँगी। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, तो सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है, जो आपके एरिया में, आपके सराउंडिंग में है, आपके या आप दूसरे स्टेट में भी जो है वो सर्च कर सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि नज़दीक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है, और आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऐसा कीजिए कि लिस्ट बना लीजिए जो इंडिया में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे विजिट करना है और आपने फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल को चेक करना है। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अब आप जब जाएंगे तो इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर की एक वेब पेज होगा, और वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया होगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया होगा, ईमेल आईडी वगैरह दी होगी, एरिया ऑफ रिसर्च दिया होगा। तो आप क्या कीजिए कि ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ आपको लगता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है क्योंकि ये जो है मेरे एरिया से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपने करना है फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल को सर्च करके उनमें से आपने देखना है कि कौन सा जो रिसर्चर है, कौन सा फैकल्टी मेंबर है, उसकी रिसर्च क्वालिटी अच्छी है,
यानी जो पब्लिकेशन रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया हो और आपके एरिया से रिलेटेड हो। तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है इस तरह के पोटेंशियल जो मेंटर्स हैं उनकी, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके जहां आपको जाने में इंटरेस्ट है। तो आपके पास क्या होगा कि एक बढ़िया सी लिस्ट रेडी हो जाएगी। उस लिस्ट में क्या करना, आपने कॉलम वाइज जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस एज वेल एज द एरिया ऑफ रिसर्च भी जो है वो देना है, और आप लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का, ताकि आपको अगर विजिट करना हो इन फ्यूचर तो आप इमीडिएटली विजिट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बार बार आपको जो है फिर से वेबसाइट में जाना, फिर सर्च करना वो मुश्किल हो जाएगा। आपके पास एक रिसोर्स हो जाएगा जहां पे आपके पास पोटेंशियल मेंटर्स की जो है लिस्ट है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, जब आप कांटेक्ट करते हैं तो बहुत कम मेंटर्स जो हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे आपको रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है कि आपको रिप्लाई करें, बशर्ते जो है आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपने जिस तरह से कांटेक्ट किया है स्पेसिफिक रिसर्चर को, उसको कितना इंटरेस्ट है आपकी प्रोफाइल में, तो आपको आ भी सकता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आपने 10 लोगों को कांटेक्ट किया है, 3 से 5 लोग ही आपको रिप्लाई करेंगे और 1 से 2 लोग होंगे जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। तो ये तो हो गया सेकंड स्टेज, जहां पे आपने एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया जिसमें पोटेंशियल मेंटर्स की जो लिस्ट आपने बना ली। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड स्टेज इसमें क्या होगी कि आपने जो उन स्पेसिफिक रिसर्चर्स की जो है रिसर्च को स्टडी करना है, उनके लेटेस्ट जो है पेपर्स वो पढ़ने हैं। आपने देखना है कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो अगर न्यूरोसाइंसेज में काम कर रहे हैं तो न्यूरोसाइंसेज में किस एरिया पे काम कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन है उसका फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, उनमें उन्होंने प्रीवियस रिसर्च क्या की है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो जब आपके पास ये सारी जानकारी आ जाएगी तो क्या होगा कि आप एक तरह से उस पर्टिकुलर रिसर्चर के एरिया को जो समझ पाएंगे। तो जब आप समझ पाएंगे तो आप उसको उससे रिलेटेड जो है एक प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, एक रिसर्च स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। वो अगली स्टेज आएगी। लेकिन अभी क्या करना है आपने कि इस स्टेज में आपने उसको डिटेल में पढ़ना है, उसकी जो एरिया ऑफ रिसर्च है स्पेसिफिक साइंटिस्ट की, उसमें आप जो लेटेस्ट पेपर है वो जरूर पढ़ना है। आपने एक फोल्डर बना लेना है और वहां पे जो है रिसर्च को आपने स्टोर करके रखना है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जब आप रेडी हैं, कि आप समझ गए हैं कि ये एरिया है रिसर्च का और आपके पास कॉन्टैक्ट एड्रेस है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो आपका सीवी रेडी होना चाहिए। सीवी के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। आप अपने जो सीनियर रिसर्चर्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, उनसे आप सीवी का फॉर्मेट ले सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप सारी बातें जो भी जानते हैं आप सीवी में लिखें और इम्पोर्टेंस के बेसिस के ऊपर आप उसको अरेंज कीजिए। मैंने कुछ वीडियोस के ऊपर भी बनाए थे जिसपे बीच में मैं डिस्कस करता हूँ सीवी के बारे में। लेकिन बहरहाल, तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे कि आपने जो है एक सीवी अपना रेडी रखना है, और दूसरा जो है दूसरी चीज आपने रेडी रखनी है रिसर्च स्टेटमेंट। तो अब रिसर्च स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपने क्या काम किया है, रिसर्च कौन कौन सी टेक्निक आप जानते हैं, और अब जो है आपने उसको लिंक करने की कोशिश करनी है उस रिसर्चर्स के एरिया के साथ, उन रिसर्चर्स के एरिया के साथ जहां भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक रिसर्चर के लिए आपकी एक अलग रिसर्च स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें थोड़ा तो चीजें कॉमन रहेगी, लेकिन जो अलग रिसर्च कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा अलग आप जो है अपना पैराग्राफ तैयार रखें। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास जब हो गए और एडिशनल डॉक्यूमेंट आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कि सारे डॉक्यूमेंट को चेक करें। आपने एक ही फाइल बनानी है, उसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ फॉर्म फाइल आप बना सकते हैं, मर्ज करके एक ही फाइल आपने देनी है जिसमें सीवी भी हो गया, टेक्निक्स होगी, आपकी स्टेटमेंट्स होगी। कुछ लोग पर्सनल स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट जो है मैं ये कहूँगा कि उतनी जो है गाइड को इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, खासकर स्टेज 1 के ऊपर जब वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जब आप कांटेक्ट करेंगे तब आपको पेशेंस रखना है। जो आपने ईमेल सेंड कर ली, पहली बात
ईमेल सेंड करने के टाइम में आपको ध्यान से ईमेल सेंड करनी है। तो आपने ऐसी कोई ईमेल बिल्कुल मत लिखिएगा जिसमें डियर सर, डियर मैडम इस तरह से मेंशन किया हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको कांटेक्ट कर रहे हैं। ये जो है बहुत बुरा इंप्रेशन डालती है कि आप कांटेक्ट कर रहे हैं, आप लैब में आना चाहते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, वो मेल है फीमेल है, आपको ये जानकारी नहीं है। तो आप अपनी रिसर्च पहले से कीजिए, सारी जानकारी अपने पास रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो कभी भी आप जो है इस तरह की ईमेल जो है सेंड मत कीजिए, स्पेशली जब आपने कांटेक्ट करना हो सुपरवाइजर को या मेंटोर को, स्पेशली किसी फेलोशिप के लिए। तो ईमेल के फॉर्मेट जो है कॉमन वो भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो उसमें आपने मेंशन करना है कि मैं जो है इस पर्टिकुलर एक्स फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो आप क्या इंटरेस्टेड हैं एज ए मेंटर फॉर माय प्रोजेक्ट, उसमें इंटरेस्ट हैं। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह से आप जो है ईमेल में लिख सकते हैं। जो जनरल फॉर्मेट है जो आप ईमेल में, उसको आप क्रिस्पी रखिए, कंसाइज रखिए, बहुत लंबी कहानी नहीं कहनी। ईमेल में कभी भी आपने बहुत लंबी कहानी नहीं कहनी, इतना टाइम होता ही नहीं है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, स्पेशली ग्रांट लिखने में बिजी होते हैं। दूसरा कोलैबोरेटर, आजकल जूम मीटिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो उनके पास वैसे ही टाइम नहीं होता। उसके बाद उनके अपने स्टूडेंट होते हैं जो गाइड करने होते हैं, फिर पब्लिकेशंस जो है उनको वो कंप्लीट करनी होती है, रिव्यूज़ करने होते हैं अलग अलग तरह के आर्टिकल्स। तो अगर आपकी जो ईमेल एक बहुत बड़ा पेज आपने लिख दिया है, तो आप 2-3 लाइनें पढ़ के वो जो है उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। तो आपने छोटी ईमेल लिखनी है, लेकिन उसमें आपने डिटेल में जो है एक तरह से मेंशन करना है कि आपका जो इंटरेस्ट क्या है, क्यों आप ये ईमेल लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ये जो है कंप्लीट सारे अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप्स, तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और रिसर्च स्टेटमेंट कैसे लिखनी है उसके ऊपर तो मैं आई थिंक पहले कुछ वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बातें। और फ्यूचर में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि रिसर्च स्टेटमेंट एक्चुअली में कैसे लिखनी है। तो अगर कोई रिसर्च स्टेटमेंट मेरे पास होगी तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह से वो जो है डिटेल में स्टूडेंट ने, या किसी की भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्मेट पड़े होते हैं तो आप वो पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे उसमें। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। तो उसके बाद जब आपने कांटेक्ट कर लिया है, तो कांटेक्ट करने के बाद आप पेशेंस रखिए। लगातार बैक टू बैक अगर ईमेल की आपने, तो आप वो जो है ब्रिज जो है उसको बर्न कर देंगे। अगर आपकी सिलेक्शन होनी भी होगी वो नहीं होगी। तो आपने पेशेंस जरूर रखना है। और जब आपने ईमेल कर दी, आपने उसको उसके बारे में कुछ टाइम के लिए भूल जाना है, और फिर जो जो भी आपके रडार में है, जो भी आपकी लिस्ट है, उन सबको आपने ईमेल कर दी। तो आपने एटलीस्ट उनको 1 से 2 वीक का टाइम देना है। तो आपने पहले से ही उनको कांटेक्ट करने का इस तरह से प्लान बनाना कि मुझे मेरे पास इतना टाइम है, तो हर एक सुपरवाइजर को कम से कम 1 हफ्ते पहले जो है मैं ईमेल करूं। अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपने 1 हफ्ते के बाद या 3 से 4 दिन के बाद जो है एक रिमाइंडर ईमेल जरूर करनी है। बहुत काइंड रिमाइंडर देना है कि मैंने एक ईमेल की थी, शायद वो लॉस्ट हो गई है या कुछ हुआ है, इस तरह से आपने उसके बारे में पूछना है कि प्लीज़ मुझे जो है उसका जवाब दीजिए। तो एक काइंड रिमाइंडर आप भेज सकते हैं। और फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है फिर भी उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस वे में आप अप्लाई करते हैं, इस वे में अगर आप कांटेक्ट करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पर्टिकुलर रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप लिखेंगे कि मैंने आपका ये पेपर पढ़ा, मुझे इसमें ये इंटरेस्टेड लगा, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपने काम किया है वो बहुत अच्छा लगा, तो रिसर्चर उसको अप्रिशिएट करते हैं। रिसर्चर्स जो होते हैं, या कोई भी फील्ड में आप देख लीजिए, अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप प्रेज करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की, उसके काम की, तो वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों एक अच्छे तरीके से, बेशक कम लोगों को आप अप्लाई कीजिए, रेंडमली ईमेल मत भेजिए, बहुत कम चांस होते हैं इस तरह से सिलेक्शन होने के। लेकिन अच्छे ढंग से आप जो है बिल्कुल
फोकस करके अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स जो होगा इस तरह से होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो टाइम डिसाइड होगा, वहाँ पे आपकी मीटिंग होगी। मीटिंग में जो है आपको यही सारी बातें जो हैं एज ए प्रेजेंटेशन फॉर्म में बताने के लिए भी कहा जा सकता है कि आपने किया क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो वो अलग डिस्कशन हो जाती है कि उसमें किस तरह से आपने रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अब रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें तो जो सुपरवाइजर होगा वो, देखिए अलग अलग तरह के मेंटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। एक ही डिपार्टमेंट में आपको गार्डन वैरायटी के सुपरवाइजर्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। और देखेंगे आप कि एक ही डिपार्टमेंट से पीएचडी किए हुए कैंडिडेट जो हैं वो बहुत अलग अलग तरह के हो जाते हैं, क्योंकि ये मास्टर्स की तरह डिग्री नहीं होती कि मास्टर्स में जो है आपका एक बैच आया, उसने सब कुछ एक साथ पढ़ा और अपना कंप्लीट की मास्टर्स। लेकिन पीएचडी में क्या होता है, आपका एक रिलेशनशिप बनते हैं, आप बनाते हैं आप एक सुपरवाइजर के साथ, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सिर्फ एक डिग्री रह के नहीं, एक सिर्फ डिग्री नहीं होती है कि जिसमें आप, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये आपकी लाइफ में आ जाती है। पीएचडी जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप उसी तरह का एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, एक रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से चुनें, सुपरवाइजर ध्यान से चुनें। अगर आपको मल्टीपल सुपरवाइजर से रिस्पांस आता है तो उसमें जो आपको बेस्ट लगता है वो आप चुनें, बेस्ट यूनिवर्सिटी चुनें जो आपके लिए इन फ्यूचर जो है वो अच्छी होगी। तो ये जरूरी है जानना यहाँ पे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कॉन्टैक्ट जो है अच्छे ढंग से करना है। अब प्रोजेक्ट की जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि उसमें ये होगा कि अलग अलग जो है सुपरवाइजर्स जो हैं वो अलग अलग एरिया में काम करने की वजह से आपको अलग अलग प्रोजेक्ट दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इस पे काम कीजिए, इससे रिलेटेड आप सर्च कीजिए, इससे रिलेटेड आप देखिए सीखिए। लेकिन कुछ होते हैं कि वो आपको कहेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप मेरा रिसर्च एरिया देखिए और अपना देखिए और एक नया प्रोजेक्ट बना के आइए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत वैरायटी आपको मिलेगी, तो उसी तरह से आपको ढलना पड़ेगा। तो और बाकी पीएचडी के लिए तो मेरा सजेशन यही है कि पेशेंस रखें। पेशेंस अगर आप शुरू से ही सीख जाएंगे दोस्तों तो आपकी पीएचडी आसानी से हो जाएगी। आप पेशेंस सीखते हैं जब आपने अपना पीएचडी का टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। आप पेशेंस सीखते हैं जब आपने आर्टिकल पब्लिश करना होता है, महीनों लग जाते हैं तब जाके एक आर्टिकल जो है कंप्लीट फॉर्म में पब्लिश होता है। आप थीसिस लिखेंगे आपको महीनों लग जाएंगे। तो इस तरह से आपने उसको अभी से ही अपने अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करना है, उसको सीखना है। आपने पेशेंट रह के घड़ी घड़ी कांटेक्ट नहीं करना है, अपना पेशेंस रखना है आपने, और अच्छे ढंग से पूरी रिसर्च करके अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है। और अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उसको आपने सीरियसली करना है। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट होगा, अगर मान लीजिए जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट पे दोनों ने डिसाइड किया कि आप इस पे काम करेंगे, तो अगर वो सुपरवाइजर की लैब के रिलेटेड है तो वो जो है वो एक तरह से उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर का ही प्रोजेक्ट माना जाता है। तो आपने अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आपने उसको भूल जाना है कि आपने यानी कि ऐसा नहीं कि दूसरी लैब में आप काम करना शुरू कर दो सेम ही प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये एथिकली ठीक नहीं होता है। तो मेरा सजेशन दोस्तों आपको यही है कि ऐसा कीजिए कि उनके साथ डिस्कस कीजिए, आप एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट कीजिए, उसमें सीखिए आप किस तरह प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि वो आपके काम आएगा। उसके बाद उस पर थोड़ा काम कीजिए। तो अगर आप सुपरवाइजर के टच में रहते हैं, अगर वो देखते हैं कि आपका काम अच्छा है, तो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल के आ सकती है। उनकी लैब में ही आपको कोई प्रोजेक्ट में जो है वो पोजीशन मिल सकती है, और वहीं पे ही आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो सकती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपने जो है अपना नेचर
अच्छा रखना है, सही रखना है, पॉजिटिव नेचर रखना है। पॉजिटिव नेचर दोस्तों सभी को ही अच्छा लगता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको पॉजिटिव नेचर अच्छा नहीं लगता है। नेगेटिविटी से दूर रहना है आपने, और अगर आपको कहा जाता है कि ये काम इस तरह से कोशिश कीजिए, तो आपने जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन लेके आना है। अगर वो काम नहीं हो रहा है सक्सेसफुल, ऐसा नहीं कि फिर ये हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। कोई भी काम जो है रिसर्च में, ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट लिया जाता है तो वो मुश्किल ही होता है। उसके जो अलग अलग तरह के उसमें प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। वो अगर हो जाता वो काम, तो वो रिसर्च में क्यों आता, फिर वो प्रोजेक्ट क्यों उसके ऊपर लिखा जाता है? क्योंकि उसमें चांसेस है उसमें फेल भी हो जाएंगे। लेकिन अल्टरनेट स्ट्रेटजी ढूंढना जो है वो एक तरह से रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिसमें सुपरवाइजर अगर आपके पास अच्छे होंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, और अगर आपका स्टूडेंट अच्छे होंगे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप खुद सर्च करके उसके लिए एक अलग जो है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ढूंढेंगे। और अगर आप अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ढूंढने में अच्छे हैं तो मैं कहूँगा कि रिसर्च आपके लिए एक बहुत बढ़िया एरिया हो सकता है, जिसमें आप बहुत बढ़िया करेंगे और खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों ये एक लंबा लंबा टॉपिक हो गया डिस्कस करने का, लेकिन मैं चाहता था इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना डिटेल में, और आपको बताना चाहता था कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने ये डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस की, कैसे आपने कांटेक्ट करना है, किस तरह से आपने कोई सुपरवाइजर सेलेक्ट करना है, तो आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कांटेक्ट करने के टाइम में, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। तो ये सारी बातें जो हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपकी पॉजिटिव रिजल्ट में, सक्सेस में इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने डिटेल्स पे ध्यान में रखना है, और कोशिश करनी है कि जो आपकी जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें या आप ईमेल लिखें उसमें गलतियां ना हों, ताकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा जाए, और ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपना जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपके इन्हीं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दूंगा मैं, और अलग वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें जो रिसर्च से रिलेटेड, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, या हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और आपके लिए उम्मीद है कि वो चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों मुझे अभी दीजिए आप इजाज़त, मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।